यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपका 18 फरवरी 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में सेम ऐसा ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। और अगर आपने पूरा पेपर सॉल्व किया तो यहाँ पर आप ज़रूर 95 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे। तो बच्चों, आपका पेपर कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे आपका पेपर कोड होगा, अनुक्रमांक लिखा होगा, नाम। पेपर में आप अपना नाम ले सकते हैं, उत्तर पुस्तिका में आपको नाम नहीं लिखना है। आप अपना अनुक्रमांक डाल देंगे। 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर के लिए मिलेंगे। 15 मिनट तक आपको पेपर पढ़ना है, यानी पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 100 नंबर का आपका पेपर है बच्चों। सामान्य निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम खंड का देखेंगे। खंड का में आपके पहले और दूसरे प्रश्न में 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो कुल मिला के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले पहले का प्रश्न देखेंगे। आवारा मसीहा कृति के लेखक कौन है? आवारा मसीहा कृति के लेखक कौन है? क्या विष्णु प्रभाकर है, अमृत राय है, नागार्जुन है, भैरव प्रसाद गुप्त हैं? तो आपको बता दूं, आवारा मसीहा कृति के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर है बादल की मृत्यु एकांकी है। बादल की मृत्यु एकांकी है, तो ये एकांकी किसकी है? ये एकांकी किसने लिखी है, ये आपको बताना है। ये महादेवी वर्मा की एकांकी है, राम कुमार वर्मा की एकांकी है, प्रेमचंद की एकांकी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा। बादल की मृत्यु एकांकी किसकी है? राम कुमार वर्मा की। इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का उपन्यास है। इनमें से प्रेमचंद का उपन्यास है कंकाल है, इरावती है, गोदान है, या फिर चित्रलेखा है? तो प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है। कमेंट करके बताना है इरावती उपन्यास किसका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले का घा वाला। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किसे किया था? ठीक है, 1957 में पद्म भूषण की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? क्या रामचंद्र शुक्ल जी को, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, महादेवी वर्मा को, इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें, सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहले का अंगा प्रश्न है। यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। आपको बताना है दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। पहला ऑप्शन है विचार और वितर्क, दूसरा ऑप्शन है भारतीय अर्थनीति, तीसरा ऑप्शन है धरती के फूल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है आपका भारतीय अर्थनीति। दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरे का देखते हैं। इस पर यहाँ पे पहले में आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यहाँ 5 में 5 आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आपके सारे सही होंगे। दूसरे के का में भी आगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है दूसरे का है, आदिकाल का एक अन्य नाम है। आदिकाल का एक अन्य नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, स्वर्ण युग, अलंकृत काल। तो बिल्कुल आदिकाल का दूसरा नाम बोलते हैं इसको सिद्ध सामंत काल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। दूसरे का खा है बच्चों, पागल पथिक किस विधा की रचना है? पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो मैं आपको बता दूं, पागल पथिक क्या है? एक बच्चों गद्य गीत है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये किसकी रचना है। ठीक है, दूसरे का ग है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना। इनमें से किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। तो किशोरीलाल गोस्वामी की इनमें से कौन सी रचना ये आपको बताना है। क्या नहुस है, इंदुमती है, आलोक पर्व है, या फिर कुटज है? ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर दूसरे का घा वाला देखेंगे। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो देखिए, नाभादास, तुलसीदास और अग्रदास, ये तीनों जो हैं राम भक्ति शाखा के कवि हैं। कौन? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, ये तीनों राम भक्ति शाखा के कवि है। लेकिन चतुर्भुज जो है ये राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, ये अष्टछाप के कवि हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरे का अंगा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक हैं। तो कौन सा किसके संपादक है ये आपको बताना है। क्या ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, प्रभाव पत्रिका के संपादक हैं, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं, या चांद पत्रिका के संपादक हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि कवि वचन सुधा पत्रिका किसकी है। कमेंट में आपको बताना है कवि वचन पत्रिका किसकी है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक किसके हैं? सरस्वती पत्रिका के। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न आता है आपका वो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। यहाँ पे 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे बच्चों, और
प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर का होगा। इस प्रकार 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर का आपका गद्यांश है। ठीक है, कोई एक गद्यांश ही आपको अटेंड करना होगा। इसी प्रकार पद्यांश का भी सीन रहता है। पद्यांश में भी 2 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक मार्क्स 2 मार्क्स के होंगे। 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर का होगा। और एक ही पद्यांश आपको भी करना होगा। जो अच्छे से आएगा वही करिएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं यहाँ पे गद्यांश पढ़ रहा हूँ। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। देखिए यहाँ पे रेखांकित है ना, ये इसको हमें अभी बाद में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करिए। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बेटब का पुष्य संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में भी राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों को पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। पहला प्रश्न है यहाँ पे। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। राष्ट्र का लोप किसके अभाव में हो जाता है बच्चों? तो यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। इस प्रकार यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। राष्ट्र की वृद्धि किसके द्वारा संभव है? तो राष्ट्र की वृद्धि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा संभव है। इस प्रकार 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। विरहित और अंतर्निहित शब्दों का अर्थ लिखिए। विरहित का अर्थ है बिना या रहित। अंतर्निहित का अर्थ है भीतरी या छिपा हुआ। ठीक है, इस प्रकार 2 नंबर मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो अभी मैंने आपको गद्यांश में जो रेखांकित अंश दिखाए थे उसको एक्सप्लेन करना है। क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या बच्चों? लेखक कहते हैं कि संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि जन और भूमि अपनी संस्कृति से रहित हो जाए तो राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। संस्कृत के सौंदर्य और सुगंध में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का असली सौंदर्य और यश छिपा हुआ है। इसका अर्थ है कि संस्कृति ही जीवन का आधार है और यह राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ से 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे अगर आपका सारा सही है। अब अगर आपको ऊपर का गद्यांश नहीं आता है बच्चों तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला आप करेंगे, करना आपको एक ही है। तो दूसरा वाला गद्यांश क्या है कि भाषा समूची युग चेतना के व्यक्ति का सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्ता वह तभी अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण को सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों को संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संघर्ष से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम है। ठीक है, तो यहाँ से 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बता दे रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पे 4 प्रश्न जो है वो आपको गद्यांश पढ़ने से पता चल जाएगा। ठीक है, तो पाठ और लेखक का नाम है, आपको बताना है ये किस पाठ से लिया गया और इसके रचयिता कौन है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी दे रखी है रेखांकित अंश की व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे बताया आपको। क्या है कि भाषा किसी भी युग समय की पूरी सोच, संस्कृति और चेतना को व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है और यह शक्ति तभी आती है जब भाषा अपने समय के अनुरूप नए सटीक मुहावरों और शब्दों और व्यक्तियों को अपनाती है। अन्यथा वह जड़ हो जाती है और समाज की बदलती भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाती। इसलिए भाषा का नूतनीकरण या नवीनीकरण जरूरी है। बच्चों यहाँ पे आपको गद्यांश पढ़कर आपको पता चला होगा कि ये पाठ का किस पाठ से अवतरित है। तो यहाँ पे देखिए भाषा शब्द आया है, इसका मतलब ये भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है और इसके जो रचयिता है या इसके जो लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न, सब में कॉमन रहता है ये गद्यांश पाठ का नाम। इसी प्रकार पद्यांश पाठ का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी यहाँ पे देखिए आपको ये तीनों होंगे, दूसरा तीसरा और चौथा आपको गद्यांश से ही पता चल जाएगा। ठीक है, पढ़ करके फिर देखिए यहाँ चौथा प्रश्न आपका आएगा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें भी 5 गुणे 2 10 नंबर का होगा। निज जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महादार्थ न घेरा। ठीक है, ये आपका पद्यांश है। 100 बार धन्य हुआ एक लाल की माही, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। ऊपरी पद्यांश और शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है कैकेयी का अनुताप और कवि है इसके मैथिली शरण गुप्त। इस प्रकार 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी है। ठीक है, तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है।
कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो कोई कोई कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। ठीक है। फिर है चौथा प्रश्न है, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वह माता हो। माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगत न पाऊं और जन्म जन्मांतरों मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। फिर बच्चों यहाँ पे अथवा वाला आएगा। ऊपर का अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो अथवा वाला आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, मतलब ट्राई नहीं, आपको जो अच्छे से आएगा वही करना है। आज बचपन का कोमल गात, जरा को पीला पात, 4 दिन सुखद चांदी रात और फिर अंधकार अज्ञात। यहाँ पे देखिए 2 शब्द अंडरलाइन है, इसकी व्याख्या करनी होगी। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधूरों के भूल। उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक को कवि का नाम। तो पद्यांश है परिवर्तन और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। कवि ने सुख और दुख की क्या समयावधि बताई है? तो कवि ने सुख के छोड़ों को 2-4 दिन यानी बहुत कम, दुख के समय को कल्प के समान लंबा यानी लगभग संपूर्ण जीवन बताया है। तीसरा प्रश्न है, बचपन का कोमल और सुंदर शरीर वृद्धावस्था आने पर कैसा हो जाता है? तो बचपन का कोमल शरीर वृद्धावस्था आने पर पीले सूखे खुरदरे पत्तों के समान हो जाता है। वृद्धावस्था की गहरी सांसें किससे उड़ा देती हैं? तो वृद्धावस्था की गहरी सांसें बचपन की होठों पर ओस की बूंद के समान निर्मल और मोहक हंसी को उड़ा देती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कवि कहता है कि संसार में सुख अस्थायी नहीं है। जिस प्रकार महीने में चांदी रात केवल कुछ ही दिन ही रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में सुख भी केवल कुछ ही दिन रहता है। महीने के शेष दिनों में जिस प्रकार घोर अंधकार का साम्राज्य रहता है, उसी प्रकार संसार में दुखपूर्ण दिन ही अधिक होते हैं। निम्नलिखित में से फिर पांचवा, यहाँ से बच्चों को 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे, सारे सही होंगे तो। फिर पांचवा प्रश्न आपका आता है, लेखक का जीवन परिचय देते हुए साहित्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एक लेखक एक कवि का आपको लिखना होता है। 3-3 आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे, यानी 3 लेखक दिए जाएंगे, किसी एक पर लिखना होगा। 3 कवि दिए जाएंगे, किसी एक पर जीवन परिचय और साहित्य परिचय देते हुए उनके साहित्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना होगा 80 शब्दों में। यहाँ पे कुल मिला के आपका 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, बार बार रिपीट होता है। अगर ये तीनों आप तैयार कर लेंगे तो आपको कोई ना कोई फंस जाएगा। यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है, फंस जाता है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। छठा है, बहादुर अथवा खून की रिश्ता कहानी के आधार पर समीक्षा करना है आपको। 5 या फिर लाठी, इसके साथ ऑप्शन में लाठी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए 80 शब्दों में। ठीक है, फिर 7वां प्रश्न आपका होगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न को आपको करना होगा। इसमें भी 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 नंबर का होगा। तो जो भी खंड काव्य आप पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इससे भी आपको खंड काव्य से 5 नंबर का प्रश्न तैयार करना है। फिर आप खंड खा में आ जाएंगे बच्चों। खंड का आपका खत्म हो गया। खंड खा जो आपका है, तो खंड खा में स्टार्टिंग होती है, इसमें भी गद्यांश और पद्यांश यानी श्लोक आते हैं। अनुवाद आता है 7-7 14 नंबर का। 7 नंबर का गद्यांश का अनुवाद और 7 नंबर का पद्यांश का अनुवाद। जैसे यहाँ पे गुरु विरजानंदोपि कुशाग्र बुद्धिमेम दयानंदम त्रीणी वर्षाण यावत पाणिने, ये गद्यांश आपको पता करना है, इसका संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के महर्षि दयानंद नामक पाठ से ये अवतरित है। और इसका अनुवाद क्या है कि गुरु गिरिजानंद ने भी इस कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि की अष्टाध्यायी अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। विद्योपार्जन पूर्ण कर दयानंद ने परम श्रद्धेय गुरु से कहा, भगवान, मैं दरिद्र होने के कारण तन मन से मात्र कुछ लौंग लाया हूँ, आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें, कृतज्ञ करें। ठीक है, ये इसका अनुवाद हो गया। फिर अथवा में आपका आएगा, तो जो अच्छे से आएगा वो आप करना है। अथवा का मैंने यहाँ पे लिख दिया है 8वें का। और जो अथवा का जो यहाँ पे गद्यांश है, ये संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ से, जातक पठा के उलूक जातकम खंड से ये अवतरित है। ठीक है, इसका आप लोग अनुवाद तैयार कर लीजिएगा। फिर निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये श्लोक है, पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानाम पुष्पशालिनम सृजताम पुष्प वर्षाणि वर्ष त्योज मुचाम्यु। ठीक है,
तो ये श्लोक है, ये श्लोक का संदर्भ लिखना है, 2 नंबर का संदर्भ है और 5 नंबर की इसकी व्याख्या है, अर्थ है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णन नामक पाठ के वसंता खंड से अवतरित है। इसका अर्थ यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसका अर्थ आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो दूसरा ऑप्शन का श्लोक दिया गया है, वज्रदापि कठोराणि मृदूनि कुसुमादापि, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्ना नामक पाठ से ये अवतरित है। इसका अनुवाद लिखा है, महान मनुष्यों के मन बिजली से भी अधिक कठोर और फूलों से भी अधिक कोमल है। इन दुनिया से परे लोगों के मन को कौन समझ सकता है। ये पूरा आपको यहाँ से 7 नंबर दिलाएगा। फिर आपके संस्कृत में प्रश्न उत्तर आते हैं, 2 प्रश्न करने होंगे 4 नंबर का, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, यहाँ तैयार करेंगे। बी, अब आपको रस छंद अलंकार से 2-2 नंबर का आता है, तो ये आपको तैयार करना है। जो आपके कोर्स में रस छंद अलंकार है उसको आप तैयार कर लीजिएगा, 6 नंबर। और 9 नंबर का आपका निबंध आता है, इसका वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। रस छंद अलंकार का भी करवाऊंगा और बहुत सारे मैंने मॉडल पेपर में आपको बताया भी है। फिर है भावुका का संधि विच्छेद, 12 का का है तो भव प्लस अका हो जाएगा। सतचरित्रम का संधि विच्छेद है सच्चरित्रम। और रमासितिष्ट में संधि है तो इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रामर आती है साहित्यिक हिंदी में कुछ अच्छी खासी। निम्नलिखित में से किसी एक विग्रह को समास का नाम लिखें। तो प्रतिदिनम में अव्ययीभाव समास है, पीत कमलम में कर्मधारय समास है, पीताम्बर में भी कर्मधारय समास है, पीताम्बा में। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। प्रभत्व में धातु बताना है और इसमें भी किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो नित्वा में कौन सा, उक्त्वा प्रत्यय है, ठीक है। फिर रेखांकित पदों में से किसी एक पद में व्यक्ति तथा संबंधित नियम को उल्लेख कीजिए। तो विद्यालयम परिता वृक्षासन, किसी एक ही करना है तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ ग्रामर अच्छी खासी पूछी जाती है, यानी कितने नंबर की ग्रामर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर की ग्रामर आ रही है। फिर आपको 14 में आपको लिखना है बीमारी होने के कारण, यहाँ पे आपका प्रार्थना पत्र लिखना है या फिर मतलब औपचारिक, और ये आपका प्रार्थना पत्र आएगा 8 नंबर का प्रार्थना पत्र और 9 नंबर का आपका एस्से, यानी 17 नंबर आपका यहाँ से कवर होगा। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र सारे करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले और एस्से भी करा दूंगा, वहाँ से आपका पेपर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी सब लोग कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।